राजपाल एंड सन्स के इस पेज पर, फेसबुक पेज पर मैं आप सभी से बात कर रहा हूं और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज मीरा जौहरी जी ने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया हुआ है। मैं एक मिनट जरा ये देखना कैमरा किस तरफ है, कैमरा किधर है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जूम से हूं और आप सब के प्रश्नों के जवाब मैं आपको अपने बातचीत के बाद देने वाला हूं। तो फिर मैं आपको उस समय ही बता पाऊंगा कि मैं जो भी आपके सवाल हैं आप जो फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उस पर आकर के सवाल कर लेंगे। साहित्य और संगीत दो चीजों की एक रह गुजर बनाते हुए उसके हम सफर बनते हुए राजपाल के इस मंच पर मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीरा जौहरी जी का, प्रणव जी का, कि मुझे इस लायक समझा। हालांकि ये एक ऐसा पुराना प्रकाशन है जिसने सबसे पहले साहिर लुधियानवी को प्रकाशित किया, उनकी तल्खियां प्रकाशित हुई और बाद में साहिर की और किताबें देवनागरी में दूसरे प्रकाशनों से छप करके आई। बहुत सारी संगीत की किताबें, साहित्य किताबें, उर्दू अदब की किताबें, हम लोगों का बचपन से एक राब्ता रहा राजपाल एंड सन्स के साथ। तब कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि हम सब, मैं जिस पीढ़ी में आता हूँ, कि हम लोग खुद लेखक बनेंगे और इन प्रकाशकों से सीधे जुड़ाव या संवाद की स्थिति में होंगे। संगीत को लेकर के मेरा काम इधर के पिछले 20 वर्षों में मैंने कुछ काम किए। उस संदर्भ में मुझसे तमाम मंचों पर बात होती रहती है और मुझे लगता है कि मैंने तमाम चीजें आप लोगों से पहले शेयर की हुई हैं। तो ये जो शेयर करने का भाव है, ये मुझे लगता है कि आज फिर मुझे साझा करने का मौका मिला है आपसे। और संगीत को लेकर के, संगीत के अंतर विषयक संबंधों को लेकर के कि साहित्य के साथ उसका जुड़ाव कैसे है और हम कैसे उसकी बात कर सकते हैं, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप कविता लिखते हैं एक कवि के बतौर, मैंने खुद कविताएं लिखी हैं और कविता पर काम किया है, तो एक कवि के बतौर मुझे हमेशा ये लगता है कि एक रागात्मकता भाषा के साथ, अपने पाठकों के साथ और हिंदी समाज के साथ, जिस समाज में आप काम कर रहे होते हैं, उसमें एक जुड़ाव बनता है आपका। और जब वो जुड़ाव बनता है तब आप लिरिकल होते हैं, कुछ म्यूजिकल होते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आपको खुद गुनगुनाने के लायक, कुछ तरन्नुम में जाने के लायक और कुछ संगीत को नबेड़ने के संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं एक सबसे पहला मेरा खुलासा है कि मैं कभी एक दीक्षित संगीत साधक नहीं रहा, मैंने संगीत सीखा नहीं है, संगीत सुना जरूर है, बहुत सारा संगीत सुना है, बहुत सारे संगीत से जुड़ने का मुझे मौका मिला है, देश के विदेश के लोक संगीत से, उपशास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय गायन से। और मुझे हमेशा ये बात कचोटती रही कि जिस तरह से भारत में ये परंपरा रही अच्छे संगीत को दूर दूर तक फैलाने की, महफिलों के द्वारा फैलाने की, उनको तमाम दूसरे रंगतों में देखने की, उनको डॉक्यूमेंट करने का, लिख करके उनके दस्तावेज बनाने का काम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, या जो काम हुआ वो दुर्भाग्य से अंग्रेजी भाषा में हुआ। अंग्रेजी भाषा के बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट ने किया, संगीतज्ञों ने किया, कुछ गुड़ी आचार्यों ने किया, कुछ रसिज्ञ लोगों ने किया, जिन्हें हम कॉनर्सर कहते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखने में आया, कभी इक्का दुक्का काम जरूर दिखता था। कुछ कुंवर नारायण जी ने कभी लिखा, अशोक वाजपेयी जी ने लिखा, मंगलेश डबराल ने लिखा, लेकिन वो बहुत न्यून था, बहुत अल्प था, क्योंकि एक पूरे बड़े कैनवास पे जा करके संगीत की बात करने का काम नहीं होता रहा। जिन्होंने किया उन्होंने ज्यादातर पत्रकारिता में किया और तमाम ऐसे लोगों ने किया जिन्होंने अखबारों में कॉलम लिखे। अखबारों में कॉलम लिखे तो समय समय पे जिनकी जयंतियां होती गई उनके बारे में लिखा, किसी की शताब्दी आई, जन्म शताब्दी आई, या किसी का मृत्यु लेख लिखा, कभी किसी को बड़ा अवार्ड मिला तो उसका इंटरव्यू दिया। इससे ज्यादा मैंने अपने बचपन में संगीत को हिंदी में पढ़ते हुए नहीं पाया। मुझसे पहले की पीढ़ी, मेरे पिता की पीढ़ी और मुझसे एक पीढ़ी सीनियर लोगों ने धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान का कल्पना का दौर देखा है, जिस समय उन पत्रिकाओं में संगीत विषयक लेख छपते थे, कला विषयक लेख छपते थे, रूपंकर कविताएं, रूपंकर समय हर तरीके से उसमें आता था। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, जिसमें हम सब लोग सांस ले रहे हैं, और कोरोना के संकट के पहले, जब कोरोना का संकट नहीं था, आज से करीब 4-5 महीने पहले, और जब देश में लॉकडाउन नहीं चल रहा था, तब तक जितने आपके लिटरेचर फेस्टिवल हुए हैं, जितने म्यूजिकल फेस्टिवल हुए हैं, जितने दूसरे फेस्टिवल हुए हैं,
उसमें जाने से अपने समकालीन पीढ़ी को वहां पे पाते हुए ये महसूस किया कि बहुत सारी चीजें कलाओं की दुनिया में अब साझा हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव साझा हो रहे हैं, जीवनियां साझा हो रही हैं और तमाम बातें आ रही हैं। एक लेखक के बतौर मैंने हमेशा ये महसूस किया कि अपने समय को दर्ज करना चाहिए, भले ही वो साहित्य का समय हो, अदब का, या मौसीकी का समय हो, संगीत का। ये कभी नहीं होता, ये कोई डायकोटोमी नहीं है कि आप आकर के ये तय करें कि साहब मैं कविता लिखता हूँ इसलिए मैं रंगमंच पे बात नहीं कर सकता, या मैं अभिनय करता हूँ इसलिए मैं कविता की बात नहीं कर सकता, मैं राजनीति करता हूँ इसलिए मैं संगीत नहीं जानता, और मैं संगीत जानता हूँ इसलिए मैं चित्रकला की बात नहीं करता। मेरी मित्र हैं, बहुत बड़ी नर्तकी हैं, प्रेरणा श्रीमाली, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी जिस कोट से मैं इस बात को एक वो देना चाहूंगा कि हमेशा जब भी कोई बात होती है, जब भी किसी कला की, जब भी किसी आर्ट फॉर्म की हम तारीफ करते हैं, तो उसी आर्ट फॉर्म से तारीफ नहीं करते, दूसरी कला का सहारा लेते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि क्या पोएटिक फिल्म है, क्या लिरिकल पोएम है, क्या बढ़िया फिल्म बनाई है, जैसे लगता है कि इसके सीन जैसे पेंटिंग्स हैं। कभी आप ये नहीं कहते कि ये एक पिक्चर है, तो ये इसलिए इतनी बेहतर सिनेमा है कि दूसरा बेहतर सिनेमा उसके साथ खड़ा है, या ये कविता इसलिए इतनी सुंदर है कि दूसरी कविता उसके सहोदर बनती है। नहीं, आप कहते हैं कि ये एक संगीतमय कविता है, या आप ये कहते हैं कि ये एक चित्रात्मक कविता है, या आप ये कहते हैं कि ये सिनेमा बिल्कुल पोइट्री की तरह है। एक कला दूसरे कला की इसी तरह अनुपूरक बनती है, एक कला दूसरे कला के साथ जब जाती है तो उसके साथ कदम ताल करती है। और ये पुरानी सिद्धांत है कि हर कला संगीत पे पहुंचने का अपना जो शिखर देखना चाहती है, उस संगीत का शिखर देखना चाहती है। और इसके लिए तमाम सारी चीजें, तमाम सारे पुराण में, वेद में, अग्नि पुराण में, आपके म्यूजिक की किताबों में, संगीत रत्नाकर में, ग्रंथों में, कामसूत्र में, हर जगह ये वर्णित हुआ कि कलाओं की जो एक उदात्तता है, उनकी जो एक स्वायत्तता है, उनका जो एक सबलाइम क्रिएट करने का मामला है, वो अपने आर्ट फॉर्म में उसमें सबसे ज्यादा इनोवेशन करते हुए, अभ्यास करते हुए, रमते हुए होता है। मैंने 2-3 किताबें लिखी, मुझे मौका मिला कि मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में बात करूं, या मैं लता जी के बारे में बात करूं, तो मुझे जब भी ये मौके मिले बात करने के, तो मुझे हमेशा ये लगा कि इन लोगों की साधना कितनी बड़ी है। मैंने 7 साल तक लता जी से बात की, बचपन से मेरा जुड़ाव रहा, काशी में जाने का, विद्या निवास मिश्र जी मेरे गुरु थे, तो बिस्मिल्लाह खान साहब से मुलाकात होती थी, गिरजा देवी जी से मुलाकात होती थी। गिरजा देवी जी से मिलते हुए, बिस्मिल्लाह खान साहब से मिलते हुए मैंने कभी नहीं पाया कि संगीत में उन्होंने कोई मुकाम हासिल कर लिया है। मुझे हमेशा लगता रहा कि ये लोग एक अभ्यास करते हुए एक विद्यार्थी की तरह आपके साथ मुखातिब, और इस मुखातिब होने में जो एक पूरा एक जो मामला बनता है वो ये है कि वो कहीं से हम्बल होने का मामला नहीं है। जब भी कोई कलाकार आपसे बात करता है, जब भी आप उसके जीवन को दर्ज कर रहे होते हैं, जब आपके पर्दे हटा करके उसके जीवन में आप झांक रहे होते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि दरअसल कितने उबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए, कितने ठोकर खाते हुए, कितने कंकड़ों पर चल के इन लोगों ने अपना एक बड़ा जीवन, एक बड़ा विश्व, एक प्रति संसार रचा है। कभी भी मैंने आज तक बिस्मिल्लाह खां को, जब तक बिस्मिल्लाह खां साहब जिंदा थे, जब मैं मिलता था, तो उन्होंने कहा बेटा एक षडंग सा कायम करने में पूरी उम्र गुजर गई, ऋषभ तक पहुंचने में बहुत समय लगना है। मतलब सा से रे की जो यात्रा है, सरगम है पूरी। तो उन्होंने कहा कि पूरे 7 सुरों तक जाने का जो मामला है, वो 7 जन्म का बराबर है। और इसको आप उनकी विनम्रता ना समझें, ये वाकई है। एक कला में, एक राग में टूट के काम करते हुए जब कोई गायक, कोई कलाकार काम करता है, तो उसको ये पता होता है कि वो अपनी कला से, अपने उससे एक कौन सा एक प्रति संसार रच रहा है। मुझे लगता है कि जब हम लिखते हैं, तो हम भी उसी तरीके से उस उदात्त में जाते हैं, चाहे कविता लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, उपन्यास लिख रहे हो। यहाँ इस बात की चर्चा नहीं है कि कौन सी विधा में क्या कितना कमाल का हो सकता है, या कैसे करना चाहिए। लेकिन जो मैंने सीखा है, वो मुझे ये लगता है कि करते करते, अभ्यास करते करते आप कहीं किसी बड़े स्तर पे पहुंचते हैं, और उसके बाद भी तमाम ऐसी चीजें छूट जाती हैं जिनको आप पकड़ नहीं पाते। लता मंगेशकर पे काम करते हुए, 7 साल काम करते हुए, 700 पेज की किताब लिखते हुए, मुझे लगता है
कि अभी हजारों पृष्ठ अनकहे रह गए हैं। इसलिए नहीं कि यतीन रमेश लिख रहे हैं या लता मंगेशकर पे लिख रहे हैं, इसलिए कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है लता जी का, जो लिखने पढ़ने का जो मामला है, वो जो गाने का मामला है, जो रियाज का मामला है, वो इतना बड़ा है, इतने वर्षों की मल्टी लेयरिंग के साथ निकला हुआ है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। लता जी से मैंने एक सवाल किया था कि जीवन में अभ्यास का, रियाज का कितना महत्व है? उन्होंने बहुत माकूल जवाब दिया कि रियाज का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है, लेकिन रियाज कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। खराब रियाज बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप गलत एंटीबायोटिक किसी के इलाज के लिए लेते हैं और आपको रिएक्ट कर जाती है। अगर आप गलत तरीके से अभ्यास करेंगे, कितना भी आप करेंगे, तो करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान वाला मामला नहीं होगा। वहां पे आप गलत चीज सीखेंगे, गलत तरह से सम पे आएंगे, गलत तरीके का ठेका समझेंगे, रागदारी को नहीं समझेंगे, पलटों को नहीं समझेंगे, और आपका अभ्यास खराब जाएगा। जो समय चल रहा है, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, तमाम सारी सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, तमाम सारे ज्ञान का समय है, डिजिटल इंडिया बहुत आगे जा चुका है, और तमाम नए-नए बच्चे नए-नए ऐप के साथ कुछ-कुछ सीखते रहते हैं, कुछ-कुछ करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप संगीत को माध्यम बनाते हैं अपने लिखने का, भले आप उपन्यास लिखते हैं या कोई लंबा कोई इंटरव्यू करते हैं या किसी की जीवनी पे काम करते हैं, तो ये सारे माध्यम उसको प्रदर्शित करने के, उस पे लोगों से जुड़ने के लिए तो एक बहुत सुंदर वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं। लेकिन ज्ञान के लिए आपको अपने गुरु के पास जाना होगा, उन घरानों के पास जाना होगा, उन पुस्तकों के पास जाना होगा, जिन्हें दरअसल महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ कहा जाता है, और जिनका लिखना पढ़ना आपके समय में हुआ है, पिछले 50-100 सालों में हुआ है, जिनसे आपको गुजरना चाहिए। हम ज़्यादातर गूगल में जा करके सर्च करते हैं। किसी के बारे में बात करना होता है, विकिपीडिया का सहारा लेते हैं और 2 पन्ने में और हम उसके जानकार बन के निकल आते हैं। मुझे लगता है कि एक अध्येता को, अगर वो संगीत का अध्येता है, ये नाकाफ़ी है। नाकाफ़ी इसलिए है कि वो जब करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये बहुत एलिमेंट्री नॉलेज है और कई बार उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स सही नहीं होते। तो आपको हमेशा प्राइमरी सोर्सेज में जाना है। अगर आपको कोई किताब आकर्षित करती है और वो ऑथेंटिक है और उसके अधिकारी विद्वान ने लिखा है, तो आपको संगीत के लिए वहां जाना चाहिए, ना कि उनके रेफरेंसेस के सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस पे काम करना चाहिए। हम लोग कोट नहीं करते हैं, हम लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, हम लोग किसी की बात को अपना बना करके प्लेगरिज्म में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। एक बड़े, जैसे एक माली एक बगीचे को सजाता है, आप अपने बगीचे को सजाइए, उसमें आप कैक्टस भी रखिए, उसमें आप जरबेरा भी रखिए, आप उसमें बड़े-बड़े नए तरीके के आधुनिक लताएँ और फूल लगाएँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो पूरी तरीके से आपका गुलदान, आपका बागबान जब आपकी उस बाग को तैयार करेगा, तो जितने मल्टी कलर्ड पौधे आपके यहाँ मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही आपकी किताब, आपका शोध ग्रंथ, आपका ज्ञान होता है। मैंने 5 बड़े कलाकारों पर काम किया, बिस्मिल्लाह खान साहब पर, गिरिजा देवी जी पर, उसके बाद सोनल मानसिंह पर, लता मंगेशकर पर और बेगम अख्तर पर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किससे मैंने कम सीखा और किससे मैंने ज़्यादा सीखा। किसी से आप बहुत मुतासिर हो सकते हैं और उसकी चीज़ें पा सकते हैं। किसी से आप कम भी मुतासिर हों, तो भी आपको काम की चीज़ें मिलती हैं। मेरे बहुत सारे मित्र इसमें अभी जुड़े होंगे, मैं बाद में देखूँगा तो उनसे बात करूँगा, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे कुछ सहायता की है कि ये अमुक चीज़ ऐसे बरती जाती है। किसी ने मुझे ये बताया है आके कि अगर अमुक राग है, तो उसका पूर्व राग क्या है, उसका पूर्व रंग क्या है, उसका उत्तरांग क्या है। सीखना या किसी के पास जाके बैठना, पूछना कभी गड़बड़ नहीं होता। बिस्मिल्लाह खान साहब कहते थे कि उन्होंने जितना शास्त्रीय रागदारी, खटका, मुर्की सब चीज़ें सीखी हैं, वो जाकर के रसूलन और बतूलन बाई के कोठे के नीचे बैठ के सीखी। रसूलन बाई बैठ कर के ठुमरी गाती थी, और जब वो ठुमरी गाती थी, तो ठुमरी गाते हुए वे उसमें से जो तान लेती थी, जो पलटे लेती थी, जो मुर्कियाँ करती थी, जो आलापचारी करती थी, खां साहब चुपचाप सीखते थे। बच्चे थे, स्कूल से लौट रहे होते थे, छुप के जाते थे और उसको करने के बाद आकर के अपने शहनाई से निकालते थे। अपने शहनाई से निकाल करके उस बात को चेक करते थे कि बतूलन ने जो कौल कहा है वो सही है कि नहीं है, रसूलन ने जो कौल कहा है वो सही है कि नहीं है। गिरजा देवी को जब मैंने देखा, नज़दीक से देखा और उनको समझा, तो मैं ये समझ पाया कि वो सिर्फ गाती नहीं थी, वो सिर्फ अपने शिष्याओं को रागदारी नहीं सिखाती थी,
वो पूरा कल्चर सिखाती थी, एटिकेट, मैनरिज्म, कैसे राग का बर्ताव है, कैसे बहलाव है, कैसे महफिल में बैठने की वजहदारी है, कैसे जो चांदनी बिछी हुई है, उस गाँव तकिया जो लगा हुआ है, उसको कैसे सहूलियत से उस पे कैसे आके बैठना है कि आपका श्रोता आपसे कनेक्ट महसूस करे और वो क्या चीज़ गा देनी है, जो धड़ से सीधे आपके दिल में आके लगती है। आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, एक डॉक्टर के पास बहुत ज्ञान है। सारी एंटीबायोटिक, सारी आपको मल्टीविटामिन वो नहीं खिलाता। आपकी ज़रूरत आपके सेहत के हिसाब से आपको देता है। गायकी भी ऐसी है, लेखन भी ऐसा है। जब आप साहित्य लिख रहे होते हैं, आप जब अपनी उपन्यास लिख रहे होते हैं, कहानी लिख रहे होते हैं, तो आप कई-कई ड्राफ्ट करते हैं और कई बार अपने ही लिखे को निर्ममता से कुछ दिनों बाद काट देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसकी बहर सही नहीं जा रही या जो बात आप कहना चाहते हैं वो कह चुके हैं, ये एक्स्ट्रा है। एक दर्जी जिस तरीके से एक बहुत सुंदर घाघरा, एक बहुत सुंदर लहंगा सिलता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि वो जितने कीम खाब का कपड़ा है वो सब लगा दे, जितने उसमें सलमे सितारे हैं सब जड़ दे। काम के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, कद के हिसाब से, उसके अपने आकृति के हिसाब से, जो उसका मेज़रमेंट है उसके हिसाब से एक बेहतर चीज़ बना के देता है। लेकिन क्या आप कभी जाकर के दर्जी की दुकान में झाँक के देख पाते हैं? कि कितना गोटा, कितना साटन, कितना सिल्क, कितना मोती, कितना धागा, कितना रेशम वेस्ट जाता है। शास्त्रीय संगीत भी ऐसे ही, लेखन भी ऐसे, कितने शब्द अपव्यय हो जाते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर पाते। रागदारी पे आप कमाल करते हुए, आप मेहनत करते हुए, आप खर्च भरते हुए, आप घंटों का रियाज़ करते हुए जो अपने लिए सीखते हैं, वो रिश्ता रहता है, वो बूँद-बूँद आपके पास एकत्रित होता रहता है और उस एक जुड़ाव में जब आप कोई परफ़ॉर्मेंस करते हैं, तो वो 15-20 मिनट की चीज़, आधे घंटे की चीज़ आपको आह निकाल देती है। उस 20 मिनट की चीज़ के आह के पीछे ये दिमाग लगाना चाहिए कि 20 वर्षों की साधना होगी और बीसों घंटों का रियाज़ होगा। हर दिन जो भी कलाकार कुछ गाता है, करता है आजकल मेरा सौभाग्य है कि मैं अ, बिरजू महाराज जी से बात करने का मौका मिला है और मैं उन पे काम कर रहा हूँ। तो बिरजू महाराज जी बताते थे कि मुझे सिर्फ़ घुंघरू, तत्कार और छत पे स्टेज पे से पाँव पड़ने की आवाज़ आती थी क्योंकि चाचा, उनके शंभू महाराज, उनके पिता अच्छन महाराज और उनके दूसरे चाचा लच्छू महाराज रियाज़ करते रहते थे और बीच-बीच में बिरजुआ, बिरजुआ करके उनको बुलाते थे और बालक बिरजू महाराज जा कर के सीखते थे और अपने हिसाब से अपने गत भाव को और अपने निकास को, सारी चीज़ों को समझते थे। लेकिन जो बिरजू महाराज जी के जो घर के मोहल्ले में जो रहता रहा होगा, जो पड़ोसी रहता रहा होगा, उसको ये समझ में आता होगा कि अरे! इनके यहाँ तो हर समय हारमोनियम, तबला बजता रहता है, घुंघरू की आवाज़ आती रहती है, लोग क्या करते हैं? लेकिन जब वो आप उसका एक पूरा साकार रूप, जब उसको आप विजुअलाइज़ करते हैं और वो आधे घंटे की, 1 घंटे की परफ़ॉर्मेंस में कन्वर्ट होकर के आपके सामने जाता है, तब आपको ये समझ में आता है कि ये कला है, ये वो ज्योमेट्री है, ये वो ज्यामिति है, जिसको उन्होंने सँवारा है, जिसको उन्होंने आपके लिए सुगम बनाया है। शास्त्रीयता को लेकर के, शास्त्रीय संगीत में चूँकि मैं लिखता रहा हूँ, तो एक खुलासा करूँगा कि शास्त्रीयता को लेकर के कई बार लोगों का आग्रह होता है कि आपने साहब रागदारी के बारे में नहीं बात की डिटेल, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो आपके यहाँ से ही प्रवीण झा ने किताब लिखी है वाह उस्ताद, बहुत ही अच्छी किताब है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम लोग संगीत पे एक-दूसरे से कुछ-कुछ सीखते रहते हैं। तो प्रवीण जी से भी मेरी ये बात हो रही थी और जितना मैं कलाकारों को समझ पाया, कभी भी आप शास्त्र नहीं लिख रहे होते हैं, आप क्रमिक पुस्तक मालिका नहीं लिखते हैं, उसके लिए आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे की किताब पढ़नी चाहिए और जाकर के वहाँ से रागदारी समझनी चाहिए या प्रभाकर और प्रवीण करने वालों की टेक्स्ट बुक वाँचनी चाहिए। हम लोग कॉनोसर हैं, हम लोग रसिक हैं, हम बिटवीन द लाइन्स जो संगीत और कला की चीज़ें जो खूबसूरत ढंग से हमको मिल जाती हैं, हम वो आपको बताते हैं, हम उसको अंडरलाइन करते हैं। हम उसको अंडरलाइन करके लाते हैं कि देखो ये एक महत्व की बात है, ये शायद आपके काम आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसमें संगीत पूरे व्याकरण के साथ मौजूद हो या जहाँ हम व्याकरण बता रहे होते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं कि आपको किसी संस्मरण का आस्वाद मिल जाए क्योंकि वहाँ की क्रिएटिविटी का मामला है। वहाँ पे फिर आप ये बताते हैं कि ध्रुपद ऐसे गाते हैं, विष्णुपद ऐसे गाते हैं, हारमोनियम चलाने का चलन ये है, तबला बजाने का चलन ये है, सारंगी से संगत करने का चलन ये है और जब संगीत की बात होती है, जब संगीत को लिखने की बात होती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ कैसे डील करें। वो क्या चीज़ है? वो कौन-से टर्म्स हैं जो आप कह सकते हैं? मान लीजिए आपको कोई एक बात कहनी है और वो व्याकरण संबंधित है, तो उसको आपको सहज ढंग से किसी दूसरे उदाहरण के बरक्स ला कर के रखना चाहिए कि जैसे
साहित्य में इस तरह से काम होता है, जैसे सिनेमा में रील में इस तरह से पिक्चराइज करते हैं और इस तरह से एडिट करते हैं, शास्त्रीय गायक इस तरीके से अपना इम्प्रोवाइज करता है, अपनी गायकी को, अपने राग को, अपनी आलापचारी को, अपने कोनोटेशंस को, अपने नोटेशंस को, अपने नोटेशन की कॉपी को वो पढ़ता है। आप फिल्म संगीत के बारे में जाएं, फिल्म संगीत को देखें, तो आपको तमाम सारे राग आधारित गाने आपको मिल जाएंगे। नौशाद साहब जो बना रहे हैं, एस डी बर्मन जो बना रहे हैं, आपको रोशन साहब जो बना के दे रहे हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं एस डी बर्मन का पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, तो आपको पता लगता है कि अहीर भैरव में कैसे गाया गया है। अगर आप जनक जनक पायल बाजे में सुनते हैं नैन सो नैन नहीं मिलाओ, तो आपको पता लगता है कि लता मंगेशकर और हेमंत कुमार मिल करके मालगुंजी गा रहे हैं। अगर आप रहना बीती जाए शाम ना आए हैं, तो आपको लगता है कि आप खमाज सुन रहे हैं, बीती ना बिताई रहना सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं। तो आप फिल्म म्यूजिक में जब जाएं, तो वो रागदारी आपको समझ में आती है, लेकिन वो 3 मिनट की रागदारी को सेट करने के लिए पूरे भारतवर्ष के तमाम सारे लोग मिलते हैं। पता गाने को बनाने वाला कोई बंगाल का म्यूजिक डायरेक्टर है, महाराष्ट्र की कोई गायिका है, उत्तर प्रदेश का कोई लिखने वाला है, मजरू सुल्तानिया सुल्तानपुरी या शकील बदायूनी, और उसमें परकशन का काम करने वाले, उसमें इंटरल्यूड्स भरने वाले, उसमें तमाम तरीके के वायलिन, तमाम तरीके के ऑर्गन, तमाम ट्रम्पेट, ये सब बजाने वाले कहीं गोवा के हैं, कहीं साउथ के हैं, कहीं घटम बजाने वाला है। सब मिलकर एक आवृत्ति पर, एक एक फाउंडेशन पर आकर के अपना काम करते हैं। वो 4 मिनट का जो फाउंडेशन है, वो 400 लोगों की मेहनत से और 4 प्रकार के राज्यों के कलाओं के अनुसरण से प्राप्त होता है। लेखन भी ऐसा है। अगर आप पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़े रागमाला, तो आपको पता लगेगा कि जैसे वो बनना शुरू हुए, पहली ही शुरुआत उनकी उदय शंकर के बैले में जाके हुई, उदय शंकर के बैले ग्रुप में गए और किस तरह से उनको वहां समस्या आई, और नृत्य करते हुए और वहां की तमाम चीजें सीखते हुए उनको ये लगा कि मैं जिंदगी भर नाचता रह जाऊंगा, मैं कोई अपना नया काम नहीं कर पाऊंगा। और उसके चक्कर में फिर वहां से वो छोड़ते हैं और तिमिर बरन को छोड़ते हुए, जो कि बाद में न्यू थिएटर्स में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए, उदय शंकर को छोड़ते हुए, जिन्होंने ओरिएंटल हिंदू डांसिंग के नाम पर एक बड़ा चंग शुरू किया, अन्ना पावलोवा को लेकर के गए, सिमकी को लेकर के गए, तमाम बड़े लोग उनसे जुड़े। और उसके बाद रविशंकर अपना जीवन करते हैं छोटे से शहर में मैहर, वहां पर उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से सितार सीखते हैं। और जीवन जब बड़ा बनता है, तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ, जैज के साथ, लैटिन अमेरिकन म्यूजिशियंस के साथ काम करते हुए, और आपके जॉर्ज हैरिसन के साथ, बीटल्स की ग्रुप के साथ जुड़ करके वो अपनी कला को विस्तार देते हैं और वैश्विक फलक पर जाते हैं। लता जी ने मुझे बताया था कि गाते हुए उन्होंने अपने गाने में उन्होंने भेंडी बाजार वाले उस्ताद अमानत अली खान साहब और अमानत खान देवास वाले से उन्होंने म्यूजिक सीखा, और पंडित तुलसीदास शर्मा से म्यूजिक सीखा, जो खुद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे। लेकिन जब वो गाना गाती हैं, तो उसमें तमाम तरह की जो तान है, जो सरगम है, जो पलटे हैं, वो कहीं कहीं से सीख करके आती हैं, कहीं कहीं से उनको उसकी इंस्पिरेशन मिलती है। एक उदाहरण दूंगा, उन्होंने भीमसेन जोशी जी के साथ गाया है राम का गुणगान करिए, आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही मशहूर भजन है। राम का गुणगान करिए गीत में जब वो तान लेती है, तो उस्ताद बरकत अली खान साहब की तान जो उन्होंने जैसे सुनी थी, उनके दिमाग में बैठ गई थी, वो उसी को आकर के आपको सुनाती हैं और बताती हैं। तो जब वो गाना गाती हैं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, ये गाना बनने की प्रक्रिया ये रही कि उसके रिकॉर्डिंग के 4 रोज पहले मदन मोहन और लता जी उस्ताद आमिर खान साहब की जाकर के म्यूजिक कंसर्ट सुनाए थे शर्मुखानंद हॉल में बॉम्बे में, और वो राग आनंदी कल्याण बजा रहे थे, नंद बजा गा रहे थे, और वो नंद गाते हुए वो नंद में ऐसा डूबी कि 2 दिन तक नंद के माहौल से बाहर नहीं निकल पाई। और फिर अंततो गत्वा ये तय हुआ कि नंद में ही उनका गाना तैयार किया जाएगा, और तू जहां जहां चलेगा एक बहुत शाहकार गीत बना। मेरा कहने का मामला ये है, मैं जो आपको संस्मरण सुना रहा हूँ, जो मैं आपको उद्धरण दे रहा हूँ, वो उद्धरण नाकाफी है, उद्धरण बहुत सारे फैले हुए, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक संगीतज्ञ के बनने की प्रक्रिया क्या है, वो कहाँ कहाँ से चीजें उठाता है। आप में से तमाम सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई प्रेमचंद से प्रभावित होगा, कोई निर्मल वर्मा से प्रभावित होगा, कोई कुंवर जी से प्रभावित होगा, किसी ने गालिब को बहुत पढ़ रखा है, किसी ने मीर को चाट रखा है। सब लोगों ने अपने जीवन को, अपनी रेपर्टरी को घोट करके संगीत में, साहित्य में, कलाओं में ऐसा दिलचस्प बना लिया है कि जब आप कोई बात कहते
तो पूर्वज परंपरा की अनुगूंज सुनाई देती है। और वो जो अनुगूंज है वो दरअसल आपकी व्याप्ति है, जो कलाओं में ठहरने से होती है। जब आप कलाओं में रुकते हैं, जब थोड़ी देर के लिए वहां विश्राम करते हैं, जब वो आपको लगता है कि ये आपके किसी काम का है, आपके किसी पाए का है, तो वो करते हुए तमाम नई चीजें सूझती हैं। यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति जब संगीत पे काम कर रहा होता है, वो काम करते हुए एजेंडा फिक्स करके काम नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं लिख सकता कि उसे संगीत आता है, ये संगीत की मार्केट है। मार्केट एक अपने में बड़ी चीज़ है, लेकिन जब वो काम कर रहा होता है तो उसको लगता है कि इस बात को, इस क्रिएटिव जर्नी को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? इसमें मैं कैसे वो काम कर सकता हूँ कि आपको भी आनंद हो। रस का परिपाक, जिसे रसो वही सह की बात कही जाती है कि रस हमने पैदा किया, महसूस आपके अंतस में होना चाहिए। अगर आपके अंतस में वही राग अपने ढंग से खुल रहा है, अगर उसका बड़ा ख्याल छोटा ख्याल आपकी समझ में आ रहा है, तो ये समझिए कि वो एक विचार है, वो एक विस्तार है जो आप अपने श्रोता को देते हैं। यही चीज आप अपने पाठक को देते हैं। तमाम सारे लोकप्रिय लेखकों लेखक लेखिकाओं पर ये इल्जाम लगता है कि अरे इनका बड़ा पॉपुलर लेखन है, इनका स्तरीय लेखन नहीं है। तो वो एक गलत अवधारणा है। पॉपुलैरिटी कभी भी स्तरीयता की विरोधी नहीं होती। कोई बहुत पॉपुलर होते हुए भी बहुत स्तरीय हो सकता है, और कोई बहुत पॉपुलर, बहुत स्थापित होने के बाद भी बहुत कम पॉपुलर हो सकता है। शिवानी जी एक बड़ा नाम है हिंदी कथा साहित्य में। एक दौर था जब घर घर महिलाओं, लड़कियों ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने शिवानी जी को पढ़ा, जबकि उनकी सारी कहानियों का अंत एक तरीके से होता था। वो स्त्री विमर्श को बहुत अपने ढंग से देखती थी, कुमाऊं अंचल के अपने अनुभव डालती थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ का मामला था। लेकिन जब आप समग्रता में शिवानी जी को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक बड़े पाए की कथाकार को आप पढ़ रहे हैं, एक बड़े पाए की कथाकार के जीवन से होकर के गुजर रहे हैं। तो कला में, संगीत में लिखते हुए, समझते हुए ये चीजें बड़े ध्यान की है। दूसरा, अगर आप संगीत पर किताब लिख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको धैर्य की, अथाह धैर्य की जरूरत है। एक माँ जिस तरीके से 9 महीने अपने पेट में अपने गर्भ को धारण करती है और तमाम तरह की दुश्वारियों से और 2-3 ऋतुओं के बदलने के क्रम में जिस तरह से अपने को बचाती है और प्रसन्न रहती है, तब वो सृजन कर पाती है। एक लेखक या एक कलाकार तभी सृजन कर सकता है जब वो अपने अंतस में एक विचार का गर्भ धारण करे और उसको लंबे समय तक अपने साथ जीने में, ओढ़ने बिछाने में मौजूद रखे। एक दिन में कोई ज्ञान, कोई व्याप्ति आपको मिल नहीं सकती। उसके लिए आपको तमाम बड़े लेवल पे, बड़े स्तरों पे जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लिखने से पहले सुनने की, पढ़ने की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। हमने हमेशा ये मान लिया है कि जो हम जानते हैं, वही अंतिम सत्य है, हमें पता है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा सत्य नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करते हुए कहीं न कहीं आप अपने आप को धोखा देते हैं, और इस धोखा देने में ये बात मशहूर है, ये मौजूद है कि आप कहीं न कहीं गलती कर रहे होते हैं। ये यकीन मानिए, बाला सरस्वती जी की माँ उनसे कहती थी कि तुम्हारे ये मैं बहुत मंचों से कहता हूँ कि तुम्हारी कला को सराहने वाला जो विवेकवान समाज तुम्हारे सामने है, उसमें एक व्यक्ति, एक हठी व्यक्ति ऐसा ज़रूर बैठा होगा, जो तुमसे तुमको ज़्यादा जानता होगा। तुम्हें उसी के लिए नृत्य करना है। मुझे लगता है कि जो आपको लेखन करना है, या जो आपको पाठन करना है, आपको वाचन करना है, आपको शोध करना है, इस उस व्यक्ति को टारगेट करके करना है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, जो आपसे कुछ अतिरिक्त जानने की उम्मीद रखता है, जो आपसे कुछ अतिरिक्त हौसला रखता है कि आप कोई बड़ी बात कह पाएँ। संगीत को लिखते हुए, साहित्य को लिखते हुए ये एक बहुत आम बात है। हो सकता है ये थोड़ी-सी विवादित भी लगे आपको, लेकिन एक बहुत आम बात है कि हम बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट सुनाते हैं, ऐसी बातों को बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कहते हैं, जो हमको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आया है, उनके सोर्स मटेरियल क्या है। मैं एक उदाहरण दूँगा कि मैं लता जी पे काम कर रहा था, तो फ़िल्म इंडिया मैगज़ीन, बाबूराव पटेल जी की मैगज़ीन का एक इश्तिहार था कि उसमें झुकी झुकी अँखियाँ एक फ़िल्म आई थी कि उसका म्यूज़िक लता जी देने जा रही हैं। मैंने लता जी से पूछा, पूना फ़िल्म आर्काइव से मैंने वो मैगज़ीन निकलवाई। लता जी ने कहा ऐसी मुझे कोई खबर कभी नहीं थी, ऐसा कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। आज ही नहीं कि आज फ़िल्म फेयर या दूसरी मैगज़ीन गॉसिप करती है, उस ज़माने में 50s में भी फ़िल्म गॉसिप होते थे। तो बहुत सारी चीज़ों की जो उसकी जो एक सत्यता है, उसकी जाँच होनी चाहिए, उसको प्रमाण के साथ लेना चाहिए। कुछ कहानियाँ बहुत लुभावनी होती हैं, बहुत रोचक होती हैं, वो परंपरा में व्याप्त होती हैं, लेकिन वो कितनी फ़िल्टर के साथ आप तक पहुँचती हैं, कितने लोग उसमें कितने अंधेरे उजालों से गुज़रती हैं, कितने लोग उसमें अपना हाथ लगा देते हैं, कुछ-कुछ कर देते हैं।
वो आपको पता नहीं होता है। उसमें तमाम लोगों के अपने जायके, तमाम लोगों का अपना हुनर, तमाम लोगों की अपनी भाषा, तमाम लोगों की अपनी बायसिंग, तमाम लोगों का अपना विरोध सब शामिल होता है। तो संगीत पर लिखते हुए, साहित्य पर लिखते हुए, कोई बात कहते हुए, कोई संस्मरणात्मक बात कहते हुए, कोई चीज़ कोट करते हुए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये चीज़ जो आप करने जा रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है और आपके पास उसका सोर्स मटेरियल क्या है। अगर वो नहीं है, तो वो कितनी भी लुभावन क्यों ना हो, वो कितनी भी ताली बजवाए, शाबाशी कराए, उसको आपको दिखाना नहीं है, उसको आपको प्रकट नहीं करना है। अगर आप प्रकट करते हैं, तो इतनी नैतिक ज़िम्मेदारी लीजिए, इतनी ईमानदारी रखिए कि अपने प्राकथन में, अपने पेश लफ्ज़ में, अपने प्रियम्बल में ये बात कह सकें कि ये चीज़ हमें परंपरा में फलाँ जगह ऐसे मिली, इसकी सत्यता मैं प्रमाणित नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका कोई कहीं और साक्ष्य नहीं मिला। मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ और आपके विवेक में छोड़ रहा हूँ। ये यकीन मानिए कि जो आपका पाठक है, उसके पास नीर और क्षीर विवेक है, वो सबसे बड़ा जज है, वो आपके लेखन का नियंता है, आप नहीं हैं। आप सिर्फ़ एक मुकदमा हैं, आप सिर्फ़ एक हलफ़नामा हैं जो दायर होते हैं। उस पर जो मुहर लगनी है, उसको जो पास करना है, उसको जो सीधे आगे बढ़ा देना है, वो काम आपका श्रोता करता है, आपका दर्शक करता है, आपका पाठक करता है। मुझे लगता है कि संगीत को लेकर के ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और जब तमाम सारे उससे राहों से गुजरते हुए आप संगीत की बात करते हैं, मूर्धन्यों की बात करते हैं, तो एक बात को हमेशा अपने एजेंडे में रखें कि जो बात आप कहने जा रहे हैं, क्या वो उसकी कला को विस्तार देती है? अगर वो सिर्फ़ गॉसिप है और एक समय के बाद वो फेड आउट हो गई है, तो उसको सिर्फ़ लोकप्रिय बनाने के लिए या उसके कुछ लाइक्स बढ़ जाएँगे, उसपे कुछ शेयर हो जाएगा, उसको लोग कुछ चटखारे से पढ़ लेंगे, वो आपका मेयार नहीं बनाता। मेयार बनाने के लिए एकेडमिक काम ज़रूरी होता है। जैसा कि आपके खुद मीरा जी को मैं बधाई दूँगा कि राजपाल ने जिस तरह से काम किया है, रविंद्र जैन जी की जो इतनी सुंदर किताब छापी है और हमारे मित्र की किताब छापी है वाह उस्ताद, तो जो एक मेयार वाला काम है, उसका अपना महत्व है। आपको लोकप्रियता से थोड़ा-सा समझौता भी करना पड़ेगा। आपको कमर्शियल एंगल से भी थोड़ा समझौता करना पड़ेगा क्योंकि कला के लिए कोई कॉमर्स नहीं होता। कला की सिर्फ़ प्रशंसा होती है, कला को सिर्फ़ आप उसको अपने ढंग से अभिहित कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ एक बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन कला में ये नहीं होता कि कला में आप अपने रिश्ते, कला में आप अपने हिसाब-किताब चुकाएँ, इस कला में आप किसी को ऊँचा-नीचा दिखाएँ, कला में आप किसी को छोटा कर दें क्योंकि आपको अपने एजेंडे के तहत किसी को बेहतर करना है। ये सिनेमा की स्क्रिप्ट नहीं है कि हीरो को बेहतर बनाने के लिए विलेन को पिटना है और हीरोइन को उसको मजलूम दिखाना है। ये कला की दुनिया है। यहाँ पे जितनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जुल्म-ओ-सितम, बदमाशियाँ, गुरुओं द्वारा की ठगा जाना, शिष्यों द्वारा बदमाशी किया जाना, समाज के फ़रेब, सबका साथ लेते हुए सबके समावेशी संसार में से आपको एक काम की बंदिश निकाल लेनी है, आपको एक काम की धुन निकाल लेनी है, आपको एक काम की आवाज़ निकाल लेनी है। बिस्मिल्लाह खान साहब का एक वो जुमला था, कहते थे भैया संगीत में बहुत तासीर है। कोई अगर संगीत सुन ले या संगीत सीख ले, तो फिर दंगे-फ़साद नहीं होंगे क्योंकि सारी दुनिया सुरीली हो जाएगी, कोई बेसुरा नहीं बचेगा। अब आप ये सोचिए, ये बिस्मिल्लाह खान साहब कह रहे हैं, एक ऐसा शख्स कह रहा है, जिसने पूरी ज़िंदगी संगीत को दे दी और पूरी ज़िंदगी संगीत को देते हुए वो इस नतीजे पर पहुँचे, इस एक आशय तक पहुँचे कि सुरीले होने से आप लड़ाई-झगड़ा नहीं करते, आप फ़ैनेटिक नहीं बनते, आप किसी के खून के प्यासे नहीं होते। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी सीख है, जो खान साहब हमको देते हैं। लता जी से जब मैं बात करता था, तो लता जी मुझसे कहती थी कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे संगीत चाहिए, क्योंकि संगीत ही अंततः मुझे मोक्ष तक ले जाएगा। मोक्ष मैं किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी नहीं कह रहा, किसी रिलिजियस एस्पेक्ट में भी नहीं कह रहा, मोक्ष मैं उनकी कला के संदर्भ में कह रहा हूँ कि एक सबलाइन तक जाने का मामला है। उस सबलाइन तक आकर के आप अपने को प्रकट करते हैं, आपका प्रस्फुटन होता है। एक कली फूल बनती है और पूरे अपनी नैसर्गिक सुषमा के साथ मौजूद रहती है। वो कहा जाता है हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बड़ी मुश्किल से कला को सराहने वाला, कला अनुरागी समाज, एक ऐसा समाज आपको मिलता है, जो आपकी कला पर, आपके संगीत पर, आपकी कविता पर, आपके उपन्यास पर आपको सराहता है, आपको सर आँखों बिठाता है और ये हर समय में हुआ है। ऐसा नहीं है कि समकालीन समय में गड़बड़ होता है, पहले बहुत अच्छा था। केशव दास ने अपने समय में ये बात कह दी थी
गुणी नहीं गुण ग्राहक हैरान्यो है। गुणी लोग कम नहीं थे, किसी जमाने में कम नहीं थे, किसी दौर में कम नहीं थे। गुण ग्राहकी जरूर घटती रही, गुण ग्राहक हो गए थे, गुम हो गए थे। तो वो जो गुम है, जो मिसिंग है, जो कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में एक अपनी सीट को छोड़कर चला गया है, उसको पकड़ के लाने का काम है। और सिर्फ गायक का ही काम नहीं है, सिर्फ वादक का ही काम नहीं है, सिर्फ श्रोता का ही काम नहीं है, उस साजिंदे का भी काम है जो अपनी गज भूल आया है और सारंगी को ठीक से बजा नहीं पा रहा। उस तबले वाले का भी काम है जो अपनी हथौड़ी कहीं रखाया है और जिसने ठीक से उसकी चूलें ठीक नहीं की हैं और उसकी तबले की पूड़ी पर हाथ डालते हुए टनकार नहीं पैदा हो रही। ये उस कवि का भी काम है जो अपनी कागज तो ले आया है लेकिन रोशनाई भूल आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कला पे काम करते हैं, जब आप साहित्य में काम करते हैं, जब आप जुड़ते हैं, तो छोटी चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि मौसीकी संगीत मुहूर्त की तरह होती है। कुछ कम तो बहुत कम, कुछ ज्यादा तो बहुत ज्यादा। ये वैसे ही है कि आप एक मूर्ति बना रहे हैं, आप एक आइकोनोग्राफी में काम कर रहे हैं। तो जो आप सरस्वती की प्रतिमा उकेर रहे हैं, जो आप नायिका की प्रतिमा उकेर रहे हैं, किसी की प्रतिमा बना रहे हैं, अगर थोड़ा कम है तो देखने वाले को बहुत कम लगता है, थोड़ा ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लगता है। वो उस जायके की तरह है कि एक दाल में अगर चुटकी भर नमक ज्यादा है तो ज्यादा तेज लगता है और चुटकी भर नमक कम है तो काफी कम लगता है। तो मुझे लगता है कि संगीत ऐसे ही है। संगीत की दुनिया में सब कुछ कम नहीं है, जो कम है तो बहुत कम है, ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है, और कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। जो चीज किसी घराने में पहले कह दी गई वो उसके बाद जुड़ती ही जाती है। जिस घराने में मंगूबाई कुडीकर ने अपने जयपुर अतरौली घराने में जो कह दिया, अलादिया खान साहब ने जो कह दिया, उसी के बाद किशोरी जी ने जोड़ा, किशोरी जी के बाद उसमें आपके अश्विनी भिड़े देश पांडे जोड़ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अलादिया खान साहब जो बात कह के चले गए वो अंतिम बात है। उसमें जब तक अश्विनी भिड़े का अप्रोच नहीं आएगा वो पूरा और मुकम्मल नहीं होगा। जब बनारस सेनिया घराने की बात होगी तो सिर्फ सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, गिरजा देवी की बात नहीं होगी, तब सुनंदा शर्मा की बात भी होगी, तब मालिनी अवस्थी की बात भी होगी। जब बेगम अख्तर की बात होगी तो सिर्फ बेगम अख्तर की बात नहीं होगी, तब अंजलि बैनर्जी की बात होगी, शांति हीरानंद की बात होगी, रीता गांगुली की बात होगी, और खुद शांति जी की शिष्याओं में विद्या शाह की बात होगी, तमाम और लोगों की बात होगी, राधिका चोपड़ा की बात होगी। तो सबके जुड़ने से एक बात बड़ी बनती है। मैं खुद साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, कविताएं लिखता रहा हूँ, थोड़ा बहुत संगीत में काम किया, तमाम जगह करता रहा, लेकिन मैंने अपने गुरुओं विद्यानिवास मिश्र, कुंवर नारायण और निर्मल वर्मा से बहुत सीखा। मुझे निर्मल वर्मा जी ने भाषा की तमीज सिखाई, मुझे कुंवर नारायण ने साफ गोई सिखाई कि किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से अक्षर अक्षर बनावट आपकी कविता में स्पष्ट होती है। और विद्या निवास जी ने परंपरा, व्याकरण और समकालीनता का ज्ञान कराया। तो जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, मैं संगीत पे लिखता हूँ, मैं कलाओं पे लिखता हूँ, तो मेरे तीन आदर्श मेरे सामने आके खड़े होते हैं और वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। दुर्भाग्य से तीनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैं गिरजा देवी पे काम कर रहा था तो मुझे लगता था कि उसको मुझे पढ़ते हुए, मुझे करते हुए लगता था कि निर्मल वर्मा जी मुझे बता रहे हैं, क्योंकि वो मुझे गाइड करते थे कि किस तरह से लिखना चाहिए। मेरी उम्र कुछ समय मुश्किल से 20 साल रही होगी, आज मैं 42-43 साल का एक प्रौढ़ व्यक्ति हूँ, लेकिन पिछले 20-22 सालों में मैंने ये महसूस किया है कि कलाओं में नित नई योजना है, हर दिन नया अंकुरण है, एक पुनर्नवा, जैसे सृष्टि पुनर्नवा होती है, जैसे हर बार एक नवोन्मेष होता है, हर बार बैसाखी में नई फसल पक के आती है, हर बार बसंत में पीले फूल आते हैं, रागदारी के डाल पर भी हर बार नए फूल खिलते हैं। गिरजा देवी के घराने के पेड़ में जो फूल खिला हुआ है वो सुनंदा शर्मा के घराने में दूसरे ढंग से खुलता है, गीता पंडित के यहाँ कुछ और ढंग से खिलेगा, ओंकार नाथ ठाकुर जी के यहाँ कुछ और ढंग से खुलेगा, सिनेमा की दुनिया में और ढंग से खुलेगा। जिस मीर को, जिस तान को, जिस मुर्की को लता जी अपने ढंग से निभा जाएंगी, उसको शमशाद बेगम दूसरे ढंग से निभाएंगे, गीता दत्त तीसरे ढंग से निभाएंगे, किशोर कुमार अपने ढंग से निभाएंगे। ऐसे ही है दुनिया। कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है, कोई भी ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं है, कोई भी कह दी गई, कोई भी लगा दी गई पुकार अंतिम पुकार नहीं है, कोई भी गा दिया गया बंदिश अंतिम सत्य की तरह का बंदिश नहीं है। सब आपस में घूमते रहते हैं, सब एक समावेशी संसार में विचरण करते हैं, सबकी गति एक वर्तुल है, एक एक कॉस्मिक उसमें
सब एक दूसरे मुखातिब होते हैं और जो कह दिया गया, जो बोल दिया गया, वो हमेशा रह जाने वाला है। ये कहा जाता है हमारे समय की बहुत बड़ी गायिका केसरबाई केरकर के लिए, उनका एक यान गया था वोयेजर सेकंड, वो जब गया अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें उनकी भी एक ठुमरी, भैरवी की ठुमरी डाल के भेजी गई जो कहीं स्पेस में चक्कर लगा रही है। वो ठुमरी के बोलते हैं जात कहाँ हो। तो दरअसल जो आप संगीत के व्यक्ति हैं, जो आप साहित्य के व्यक्ति हैं, वो आप जात कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? इसी ब्रह्मांड में विलीन हो, इसी कॉस्मॉस में हो, इसी मेटाफिजिक्स में हो, इसी मंडेन उस दुनिया में हो, इसी वायवीय दुनिया में, और हम आपस में मिलकर के एक सहकार, एक समावेशी संसार रचते हैं जिसमें कविता, संगीत और तमाम अन्य रूपांतर कलाएं शिखर पर पहुंचने का स्वप्न देखती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 45 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, कैसा मैंने बोला, क्या बकबक किया मुझे नहीं मालूम। मीरा जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुलाया, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर किताबें छापी हैं, संगीत पर, सिनेमा के इतिहास पर, कलाओं पर, और भी किताबें छापें, ज्यादा से ज्यादा किताबें संपादित करें, और नए 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 से नए टैलेंट से लिखवाएं, नए लोगों से पुरानी चीजों की टीकाएं करवाएं, फिल्मों पर लिखवाएं, बायोग्राफीज करवाएं, एनालिसिस करवाएं, क्योंकि जो दुनिया है, जो आने वाला समय है, वो युवाओं का है। जैसे हम लोग कभी युवा थे तो हमने कुछ सीखा था और उसका आनंद लिया, अभी आने वाली पीढ़ी हम लोगों के काम से कुछ सीख पाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फेसबुक पर जाता हूँ, फेसबुक लाइव पर, क्योंकि मुझे 15 मिनट का समय बचा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सवाल हैं। तो ये मुझे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। गीता श्री जी ने मुझसे कहा कि हिलो मत, स्थिर रहो। अपने तो हिले टाइप के लोग हैं गीता जी, आपकी एक बहुत दमदार उपस्थिति है, आप बिल्कुल ऐसे जमी रहिए, हम लोग आपके पीछे पीछे हैं। अ, मुझे सवाल कोई हो आप तो, क्योंकि मुझे सवाल इसमें दिख नहीं रहे हैं। अ, विवेक मिश्रा जी लिख रहे हैं, हर दिन एक नया दिन है, नया सीजन है, ठहरा नहीं है कुछ भी, सब बदला। जी, हमेशा ही बदलता रहता है, प्रकृति बदलती रहती है, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज यहाँ से अ, एक जगह जो चीज रुकती है वो जड़ हो जाती है, वो चाहे वो परंपरा हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कलाएं। मुझे लगता है कि प्रणव जी अगर मुझे सुन रहे हो, अगर कोई मैसेज, कोई सवाल मुझे टाइप करके भेज दे, क्योंकि मुझे कोई सवाल इसमें नहीं दिखे हैं। और सवाल अगर आ रहे हैं तो मैं सवाल 1 मिनट में आपको बताता हूँ। इसमें सवाल नहीं आ रहे हैं, चलिए मैं कुछ और बोलता हूँ। सवाल है, 1 मिनट। आपकी प्रशंसनीय रचना देवप्रिया पर भी प्रकाश डालें। ये पुस्तक मैंने लिखी थी सोनल मानसिंह जी से संवाद पर, पद्म विभूषण नृत्यांगना, जो ओडिसी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही हैं। और दरअसल आप ये जानकर आश्चर्य होगा, शायद मैंने किसी और मंच पे भी बोला है, किताब पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं कुछ पेजेस में, और पूरी 300 पेज की किताब एक लंबे डायलॉग पर है। और संगीत पर एक सुंदर किताब, एक नृत्य पर हिंदी में सुंदर किताब बन सकी, उसके पीछे राजनीति की पुस्तक है। क्योंकि जब मैंने राम बहादुर राय जी की किताब रहबरी के सवाल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ पढ़ी, 600 पेज की किताब, तो मुझे लगा कि इतनी सुंदर, इतनी रोचक, इतनी गूढ़, इतनी वो सबाल्टर्न, इतनी सोशियो पॉलिटिकल बातें जब एक पॉलिटिशियन से की जा सकती हैं, तो कलाकार से क्यों नहीं की जा सकती। और उसी समय मेरे मन में ये बात उठी और मैंने रहबरी के सवाल को एक पारंपरिक ढांचा मानते हुए देवप्रिया किताब पूरी की। अभी उसका अंग्रेजी अनुवाद हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस किताब के अंग्रेजी अनुवाद के साथ आपके सामने होंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार देवदासियों की परंपरा पर और महारियों की जो ओडिसी नृत्यांगनाएं थी उन पर, और रुक्मणी देवी अरुणदेल, बाला सरस्वती, इन सब के बहाने मैं एक बड़ा डायलॉग कर पाया। अधिकतर साहित्य की पत्रिकाएं संगीत को रत्ती मात जगह नहीं देती, ऐसे में संगीत साहित्य के बीच जुड़ाव कैसे रहेगा, या ये कुछ और बात है, आपकी टिप्पणी चाहिए। रोहित, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप कुछ समझते हैं, मुझसे आप उकसा रहे हैं। मारिए गोली की, अगर कोई आपको जगह नहीं देता है, क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है। जो नहीं हो रहा है उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं है।
आप ये बताइए आज की डेट में कितनी साहित्यिक पत्रिकाएँ ऐसी हैं जो सब्सक्राइब होती हैं या लोग पढ़ते हैं? ज़्यादातर अब सब कुछ डिजिटल माध्यम में मौजूद है या ई-बुक्स में है या आप किसी ब्लॉग पे जाते हैं। खुद मैं बहुत सारी पत्रिकाओं में ना छपता हूँ, ना मुझे बहुत सारे लोग अपने डिजिटल मैगज़ीन में बुलाते हैं। मैं अपना रथ जोते रहता हूँ, अपने ढंग से काम किया करता हूँ, लिखता रहता हूँ और मुझे चाहने वाले, मुझसे इनबॉक्स में बात करने वाले, मेल पे पूछने वाले तमाम लोग हैं जो मुझसे आकर पूछते रहते हैं। तो अगर आप संगीत को समझते हैं, जानते हैं तो आप अपना ब्लॉग शुरू करिए। आप किसी ऐसे ब्लॉग पे, किसी ऐसे पोर्टल पे जुड़िए जो आपके समवयसी हों, जो आपको मानते हों, जो सहृदय हों। जो आपकी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके चोरी ना करें और आपको बाकायदा सम्मान देते हुए छापें। तो आप उनको दीजिए जा करके। संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका संजना का मैं एडिटर हूँ, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं वहाँ रहूँगा, तब तक मैं इस मंच से भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपनी संगीत की रचनाएँ भेजें। और मैं जब से वहाँ गया हूँ, मैंने ज़्यादातर युवा लोगों को और पूरे देश भर में गीता जी यहाँ मौजूद हैं, गीता श्री जी, वो बताएँगी कि मैंने उनके पीछे पड़ के जिद करके गिरजा देवी पर आर्टिकल लिखवाया, जो अभी आने वाली पत्रिका में छपने वाला है। रोहित, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी दिशा जगह खुद ढूँढिए। अब वो ज़माने चले गए कि संपादक अगर आपको नहीं पूछते हैं, अगर आपको पत्रिकाएँ स्पेस नहीं देती हैं, अगर आपको कोई आगे नहीं बढ़ाता है, तो आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। बल्कि वो लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, जो अपना रास्ता बनाते हैं। फ़िल्मों में गीत लिखना और एक कविता लिखने की विभाजन रेखा क्या है? फ़िल्म का गीत और कविता 2 अलग-अलग चीज़ें होने के साथ भी एक ही जॉनर की चीज़ है। कविता है, आप उसको छंदोबद्ध लिख सकते हैं, आप छंदमुक्त लिख सकते हैं, आप गीत लिख सकते हैं, नज़्म लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं। और सिनेमा में लिखने का एक क्राइटेरिया ये है कि वो कथानक के हिसाब से लिखा जाता है और म्यूज़िक के वो दिए जाते हैं, ड्रमी ट्रैक दी जाती है, म्यूज़िक दी जाती है, कुछ हुक लाइन्स दी जाती हैं, उसके ऊपर आपको वर्तनी भरनी होती है। लेकिन कमाल का लोग लिखते हैं। आज भी इरशाद कामिल जैसे लोग लिख रहे हैं, प्रसून जोशी लिख रहे हैं, नए लोग मनोज मुंतशिर लिख रहे हैं। सब नए लोग हैं जो कविताएँ भी लिखते हैं और उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं। तो कोई विभाजन रेखा नहीं है और मैं उस परंपरा का वाहक हूँ, जो कविता और सिनेमा के गीतों में कोई अंतर नहीं मानता। मैं सिनेमा के गीतों को बहुत आदर देता हूँ और मुझे लगता है कि सिनेमा के गीतों में शैलेंद्र और साहिर ने वो काम कर दिया है, वो मुकाम हासिल कर लिया है। मजरू सुल्तानपुरी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े-बड़े कवि नहीं कर सकते हैं। आप ये देखें कि अ, साहिर जब लिख रहा है, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है, इस जैसा गाना लिखने वाला शकील बदायूनी जैसे लोग गाना लिख रहे हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा जाना चाहिए। इसको सिर्फ इसलिए नहीं खारिज किया जाना चाहिए कि किसी फ़िल्म में इस्तेमाल हो गया। आप शैलेंद्र को पढ़ें, साहिर को पढ़ें, आप पंडित नरेंद्र शर्मा को पढ़ें, तमाम लोगों को पढ़ें, आपको चीज़ें मिल जाएँगी वहाँ पर। अ, मैं रंजीत भाई कह रहे हैं यतीन्द्र मिश्रा एक एक दरिया है साफ और शफ़ाफ़। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लता जी ने कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि राजनीति में और कला में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि राजनीति और कला 2 अलग-अलग नदी के पाठ हैं। एक का पानी बहुत साफ है, एक में बहुत कीचड़ है, एक में बहुत सत्य है, एक में बहुत फ़रेब है। तो मुझे लगता है कि जो कला की दुनिया है, वो एक एक प्रति संसार है, एक पैरेलल वर्ल्ड है, जो अपने आप अपनी मानसिकता में, अपने जीवन में जोड़ते हैं, उससे बड़ा बनते हैं और अपने को बेहतर बनाते हैं। एक बात मैं और कहूँगा म्यूज़िक को लेकर के, शास्त्रीयता को लेकर के और उपशास्त्रीयता को लेकर के, तमाम सारे म्यूज़िक जॉनर्स को लेकर के, हमेशा कुछ पढ़े-लिखे लोग, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि इसमें आधुनिकता की कमी है। ऐसा आधुनिक होने का एक कतई मतलब नहीं है कि आप परंपरा में पाई हुई चीज़ों को, कल्पनाशीलता को, उसके साथ जुड़ी हुई तार्किकता को, उसके साथ की विनयशीलता और संवेदना को ताक पे धर दें। जब से आपने ताक पे धरा है, आपकी कविता की खुद बहुत अधोगति हो गई है। आप आज भी मीराबाई को पढ़ें, आप आज भी कबीर को पढ़ें, आप आज भी भक्त और संत कवियों को पढ़ें, आप आज भी बड़े शायरों को पढ़ें, वो कहीं से फेड आउट नहीं हुए हैं। इसलिए फेड आउट नहीं हुए हैं क्योंकि वो परंपरा में अपने बड़े अधिकार के साथ प्रवेश करते हैं और एक बड़े उदात्तता में छा जाते हैं। हम लोगों ने ये किया है कि आधुनिकता के नाम पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ की हैं और उस गड़बड़ी का हासिल ये है कि आज हम जो लिखते हैं, हमारे परिवार में ही 4 पाठक नहीं मिलते उनको पढ़ने वाले और वो कहीं से एक जी चुराते हैं। मैं और किस बात का जवाब दूँ? अ, आप सभी लोग लगातार कुछ-कुछ बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं कुछ लिख पाया, कुछ पढ़ पाया। आप सब लोगों को मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ, नाम ले रहा हूँ गीता श्री जी का, रोहित कुमार, रूपा सिंह जी, प्रज्ञा पांडे जी, प्रभात रंजन भाई, कमलेंद्र पांडे जी, कमलेश पांडे जी, रूपा सिंह, अनघ शर्मा, अनघ वहाँ बाहर से बात कर रहे हैं, अभिषेक सिंह, कुंवर रंजीत चौहान। रंजीत जी का मैं सर खाए रहता हूँ और हर जश्न अदब में शनिवार को उनके पोर्टल से आके बक-बक करता हूँ। कल हम लोग फिर आएँगे, उनके पोर्टल से बात करेंगे, भारती बंधु जी के साथ जो कबीर गायक हैं। वंदना गुप्ता जी को प्रणाम, दीपेंद्र शर्मा जी, विवेक मिश्रा जी, दयाराम सारोलिया जी, और उसके बाद मैं मीना बुधिराजा जी, खेमकरण सोमन जी, राकेश मिश्रा जी, चंद्रशेखर चतुर्वेदी जी, अशोक शुक्ल जी, विवेक मिश्र जी, रूपिका भानोत, तमाम सारे लोग, संतोष मिश्रा जी, बहुत सारे नाम हैं, बहुतों को जिनको मैं जानता हूँ, ममता सिंह, सबको प्रणाम, रंजन मिश्रा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनको सबको नमस्कार कर रहा हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, उनको भी सलाम कर रहा हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी बात को समाप्त करने से पहले और आपसे विदा लेने से पहले, 2 किताबों के लिए ख़ास करके लता सुरगाथा के लिए, और उसके पहले जब मैंने बिस्मिल्लाह खान साहब पे काम किया, गिरजा देवी जी पे काम किया। किताब की सफलता, किताब की उपलब्धि बहुत आनंददायक होती है, आपको क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन देती है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। जो क्रिएटिव प्रोसेस, जो जर्नी है, उसका आनंद बहुत अजीब होता है। उसको जो आप महसूस करते हैं, वो दूसरा कर नहीं सकता। 7 साल जो लता जी से तारतम्य बिठा करके, जो उनसे बात करते हुए, उनके जीवन में प्रवेश करते हुए और फ़िल्म संगीत को मैं समझ पाया, वो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि की तरह था। इसी तरह से सन 2003 से लगातार गुलज़ार साहब के साथ संपर्क में रहते हुए, और बीच में 7 साल स्थगित रहा, कम बात हुई क्योंकि लता जी पे काम हो रहा था। उसके बाद फिर से मैं साहब पे आ गया काम करने के लिए। गुलज़ार साहब के साथ ये जो 15-16 साल का जुड़ाव है, और उसमें जो उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, आए दिन मैं बात करता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि इस हिंदी शब्द को जो तुमने अपने लेख में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? और मैं उनसे कहता हूँ कि आप उर्दू में इतना कठिन लिख देते हैं कि उसको ट्रांसलेट करा के पढ़ना मुश्किल होता है। तो ये जो प्रोसेस हम एन्जॉय कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो अंदरूनी कहानियाँ हैं, जो पर्दे के पीछे की कहानियाँ हैं, जिसमें बहुत कुछ बाहर आता है, बहुत कुछ छुपा रह जाता है, बहुत कुछ अनदेखा चला जाता है, बहुत कुछ अबोला छोड़ दिया जाता है। इसका अपना मज़ा है, इसका आनंद लीजिए। आप अपने जीवन में बड़ी खुशियों के मौके कम हैं, छोटी खुशियों के मौके रोज़ हैं, हर दिन है, प्रतिपल है। उसको दोनों हाथ से समेट लीजिए। वो जो आगे कहते हैं, सारा सृजन केवल आँचल पसार कर लेना। अपने आँचल को, अपने दामन को पसार दीजिए और उसमें समेट लीजिए। आपकी दुनिया, आपके दोस्त, आपका लिखा हुआ, आपका प्रेम, आपकी सफलता, आपकी निराशा, सब आपके साथ है। ऐसे ही जीवन है और ऐसे ही चलता रहे। कोविड में आप अभी जैसे बढ़ रहा है, मैं आप सभी से अपील करता हूँ, मित्रों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, घरों पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, और सारी सुरक्षा के इंतज़ाम, जो सारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस आपके पास हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने और अपने परिवार को और अपने चाहने वालों का जीवन सुखमय बनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद राजपाल एंड सन्स, मीरा जी, मुझे यहाँ मौका देने के लिए और मुझसे अपने पाठकों के साथ जुड़ने के लिए, स्थान देने के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका।